ठीक है, चलिए पैसिव में आ जाइए। लिखिए अ पैसिव नेटवर्क इज वन, अ पैसिव नेटवर्क इज वन which contains no source of EMF, no source of EMF। लिख लीजिए पैसिव नेटवर्क में, लिख लीजिए अ पैसिव नेटवर्क इज वन which contains no source of EMF in it। ठीक है, तो इसके पहले पोटेंशियल आप लोगों को बता चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को बता चुके हैं, और ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज होता है। ठीक है, और पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल को डिफाइन करो कोई, पोटेंशियल क्या है? कोई बताइए, व्हाट इज पोटेंशियल? हाँ, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि पोटेंशियल जो होता है ना, एक पॉइंट को सपोज दैट एक पॉइंट ए दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल VA कितना होगा, तो आपको करना क्या है? इनफाइनाइट एक पॉइंट एज्यूम कर लेना है जहां कोई और चार्ज नहीं है, और जाहिर है जहां कोई और चार्ज नहीं होगा वहां कोई भी कूलम फोर्स नहीं होगा, वहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वहां कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं होगा। यानी इनफाइनाइट एक ऐसा प्लेस है जहां का पोटेंशियल, जहां का एब्सोल्यूट पोटेंशियल जीरो है। तो यहां से टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, और टेस्ट चार्ज क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी जिसका वैल्यू 1 कूलम है और वो पॉजिटिव है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लेके यहां से यहां तक आ रहे हैं, और ले आने में हमने जो वर्क डन किया या हमने जो एनर्जी खर्च की, ठीक है, तो हम लोग कितना एनर्जी खर्च करते हैं? तो यूबी खर्च करते हैं, यूबी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यूए पोटेंशियल एनर्जी खर्च करते हैं। ए पॉइंट पे लाना है तो ए पॉइंट पे लाना है तो यूए पोटेंशियल एनर्जी खर्च कर रहे हैं इसको यहाँ पे लाने में। जाहिर है यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, तो यहाँ तक लाने में हमने वर्क किया, और आपको पहले बता चुके हैं कि वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। हम लोग एनर्जी देके वर्क करते हैं और वर्क करके जब छोड़ते हैं तो फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है केस पे डिपेंडेंट होके। ठीक है, तो यहाँ यूए आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो VA इज इक्वल टू UA बाई Q। और इस केस में चूंकि हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया था जो कि यूनिट चार्ज था, तो Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस केस में ये दोनों बराबर हो जाएगा, अदरवाइज UA बाई Q। यानी हम लोग कह सकते हैं ना, अगर हम लोग समराइज करके उसको कहें तो हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहाँ क्या है? यूनिट चार्ज हमने लिया था तो Q इज इक्वल टू 1 हो गया, और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो गया। लेकिन चार्ज अगर यूनिट चार्ज नहीं रहे तो हम लोग उस केस में, यानी जनरलाइज्ड हम लोग डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? तो जनरलाइज्ड डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल का डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं, और ये भी आपको बता चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही वोल्टेज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस ही करंट के फ्लो कराने का कारण बनता है। हमेशा याद रखना है कि करंट का फ्लो कहां से कहां होगा? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। कुछ चीजें आपको साइंस और इंजीनियरिंग में हमेशा याद रखनी है। पहला चीज, फोर्स हमेशा कहां लगता है? तो फोर्स हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ चलता लगता है। ठीक है, पार्टिकल का मूवमेंट कहां होता है? तो हमेशा हाई डेंसिटी एरिया से लो डेंसिटी एरिया में पार्टिकल का मूवमेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर का चेंजेस यानी हीट का ट्रांसफर कहां से होता है? तो हमेशा हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ होता है। तो कुछ बातें आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, पहला फोर्स का कांसेप्ट जो मैंने बताया, हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ फोर्स लगेगा। हमेशा मास का मूवमेंट या पार्टिकल जो मास कंटेन करता है उस पार्टिकल का मूवमेंट हमेशा हायर डेंसिटी रीजन से लोअर डेंसिटी रीजन की तरफ होगा। हीट ट्रांसफर हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ होगा। उसी तरह करंट का फ्लो हमेशा हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्लेट से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्लेट तक होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और वही करंट के फ्लो होने का कारण बनता है। दैट मींस कि एक जो सिंपल सर्किट का एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपके टॉर्च के बल्ब का सर्किट है, और बल्ब कौन सा है? तो बल्ब पुराना वाला है जिसमें फिलामेंट हुआ करता था। फिलामेंट वाले बल्ब को हम लोग इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं। ठीक है, यानी जो हीट होके लाइट दे उसको हम लोग इनकैंडिसेंट बोलते हैं। तो वहां क्या है? पहले जो मैंने बताया था, सपोज दैट आपके बल्ब के अंदर का रेजिस्टेंस है ये आपके बल्ब के अंदर का रेजिस्टेंस है,
इसको हमने सर्किट में लगा दिया, तो आपके टॉर्च के अंदर हम लोग कौन सा बैटरी यूज करते हैं? हम लोग पेंसिल सेल यूज करते हैं, डबल ए टाइप यूज करते हैं, डबल ए टाइप ड्राई पेंसिल सेल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना वोल्ट रहता है? कितना वोल्ट रहता है इसमें बताइए? 1.5 वोल्ट इसमें रहता है, ठीक है। तो पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि 1.5 होने का मतलब योर पॉजिटिव प्लेट इज ऑन 1.5 वोल्ट एंड योर नेगेटिव प्लेट इज ऑन 0 वोल्ट। तो होता क्या है, चार्ज हमेशा कहां से कहां तक फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब देखो, चार्ज के लिए एक रास्ता ये भी था, सबसे शॉर्टकट रास्ता था कि यहां से हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट में चला जाए, बैटरी के अंदर अंदर, है ना एक रास्ता? बताइए, आवाज कट रही है आप लोगों की, बताइए। एक इजी रास्ता दिखता है ना यहाँ पर कि बैटरी के टर्मिनल में अंदर अंदर ही क्यों ना चला जाए, हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की तरफ। एक रास्ता दिखता है ना, लेकिन कभी भी चार्ज इस रास्ते से नहीं जाएगा हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट में। क्यों? क्योंकि अंदर की बैटरी की केमिकल एनर्जी ऐसा करने से रोक रही है। केमिकल एनर्जी इसके अगेंस्ट फोर्स लगा रही है, बैटरी की केमिकल एनर्जी इसके अगेंस्ट फोर्स लगा रही है। इसी वजह से चार्ज यहां से ये शॉर्टकट रास्ते से हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट में नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि चार्ज अगर इधर जाना चाहेगा तो उसके अगेंस्ट हमेशा बैटरी की केमिकल एनर्जी ने फोर्स लगा रखा है और वो लगातार एक्ट कर रहा है जब तक बैटरी आपकी बैटरी की कैपेसिटी है, जब तक उसके केमिकल की कैपेसिटी है। तो नतीजा होता है अब हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट्स को में अगर चार्ज को जाना है तो यही एक रास्ता बचा इस सर्किट के थ्रू होके जाने का, और इसी से क्या होगा, सर्किट के थ्रू करंट जा रहा है। तो आगे चल के आपको बताएंगे, फिलामेंट के अंदर रेजिस्टिव फिलामेंट है तो इसके अंदर जो हीटिंग होती है वो I2R हीटिंग होती है, यानी करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज है ना, वही रीजन है आपके करंट के फ्लो कराने का। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो, हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को लगा दिया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो होने लगा, वैसे ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी ध्यान में रखना है रीजन क्या था, इन सारी चीजों में हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन अगर करा पा रहे हैं तो सबसे प्राइम रीजन क्या है, सबसे पहले आपको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये पोटेंशियल के बराबर होता है, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की तरफ हमेशा चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यानी चार्ज को हम लोग मूव कराने के लिए। और आपको पता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, चार्ज को फ्लो कराते हैं, और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ही आपका करंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया। शॉर्ट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, अगर फुल फॉर्म बोले तो दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से चार्ज फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की तरफ। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज ही बोलते हैं। अब देखो, किसी चीज को कहीं एनर्जी लगाने से अगर किसी चीज का मूवमेंट होता है तो इसकी सिमिलरिटी हम लोग कहाँ देखते हैं, तो जैसे हम लोग लीनियर मोशन में देखते हैं कि सपोज दैट एक ब्लॉक है मास m का, सपोज दैट एक ब्लॉक है मास m का, अगर इस पे फोर्स F हम लोग लगाते हैं, अगर इस पे फोर्स F लगाते हैं तो इस फोर्स F लगाने की वजह से इस मास का, इस ब्लॉक का जिसका मास m है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, सपोज दैट डेल s इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इस फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, और आगे चल के एनर्जी और वर्क डन को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी और वर्क डन को हम लोग दिखाते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी और वर्क डन को हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, ठीक है। यानी किसी चीज को मूव कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है हमें इन जनरल,
हमने काइनेमैटिक्स में देखा है, हमने फिजिक्स में देखा है कि यहाँ अगर m मास का ब्लॉक है तो उसको मूव कराने के लिए डेफिनेटली हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि किसी भी चीज को मूव कराना है ना तो एक फोर्स जरूर लगाना होगा। यहाँ पे देखो वो क्या रहा है ना, यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है। जाहिर है चार्ज को मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ रहा है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। यानी चार्ज को मूव कराने के लिए, और आपको पता है कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है। यानी करंट को यहाँ इस सर्किट में लाने के लिए एक्शन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ रहा है, वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो चार्ज को मूव कराने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो जाहिर है हम लोग जनरल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी चीज को मूव कराने के लिए एक फोर्स चाहिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ फोर्स तो हम लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये वोल्टेज है, लेकिन इसका एक्शन सिमिलर है फोर्स के। जिस तरह फोर्स चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को मूव कराने के लिए, उस तरह सिमिलरिटी दिखती है कि यहाँ भी चार्ज को मूव करा रहे हैं, और चार्ज को मूव कराने का रीजन ये है तो कहीं ना कहीं ये फोर्स की तरह सिमिलर है, फोर्स की तरह कहीं काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को एक फोर्स से हम लोग कंपेयर करते हैं, एक फोर्स से तुलना करते हैं, एक फोर्स के समान हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमेशा ध्यान में रखना है ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, लेकिन फोर्स की तरह का काम कर रहा है। इसलिए फोर्स मान के हम एक टर्म इसको दे देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी चार्ज का मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, तो उससे बना इलेक्ट्रो, और मोटिव का मतलब है मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मोशन देने वाला फोर्स। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये फोर्स नहीं है, इसका सिर्फ फोर्स से सिमिलरिटी होने की वजह से हम ये नाम देते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यही सोर्स ऑफ ईएमएफ जिस सर्किट में लगा हुआ रहेगा, यानी जहां हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स लगा रहे हैं, या जहां हम लोग वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं, यानी किसी न किसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जिस भी सर्किट में आपका सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ रहेगा, जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग पैसिव नेटवर्क बोलेंगे। जिस नेटवर्क में, और जिस नेटवर्क में लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे। तो पहले आपको पैसिव नेटवर्क का डेफिनेशन लिखा है ना, तो जिस भी सर्किट में, जिस भी नेटवर्क में अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं लगा हुआ है तो वो पैसिव नेटवर्क है, और जिस भी नेटवर्क में कोई एक्टिव सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है वो एक्टिव नेटवर्क है। समझ में आएगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताइए इस नेटवर्क को क्या कहेंगे? इस नेटवर्क को क्या कहेंगे? और ध्यान में रखना वो सर्किट भी है और नेटवर्क भी है। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगी हुई है, यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है, इसका कोई एक ईएमएफ होगा, और जाहिर है वैरिंग ईएमएफ होगा। आगे चल के आपको बताएंगे कि कांस्टेंट ईएमएफ क्या है और वैरिंग ईएमएफ क्या है। ठीक है, टाइम वैरिंग ईएमएफ। तो यहाँ टाइम वैरिंग ईएमएफ का सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, वही क्या होता इसमें बताइए, ये कौन सा है? एक्टिव नेटवर्क है कि पैसिव नेटवर्क है? बताइए। आवाज कट रही है आप लोगों की, फिर से बोलिए। डेफिनेटली ये भी एक्टिव नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ भी एक डीसी सोर्स लगा हुआ है, यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी लगा हुआ है। ठीक है, यानी एक ईएमएफ का सोर्स यहाँ भी लगा हुआ है। तो जिस भी सर्किट में कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं रहेगा वो सर्किट, वो नेटवर्क आपका पैसिव सर्किट या पैसिव नेटवर्क हो गया, और जहां कोई भी एक्टिव सोर्स ईएमएफ का लगा हुआ रहेगा वो आपका एक्टिव नेटवर्क या एक्टिव सर्किट हो गया। इज दैट क्लियर? तो अब अगला लिख लीजिए एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क का डेफिनेशन हो गया, एक्टिव नेटवर्क जो अभी बताए उसी को वर्ड्स में लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए एक्टिव नेटवर्क इज वन, active network is one which contains one or more than one active network is one which contains
हाँ फिर से ही बोल रहे हैं, लिखो एक्टिव नेटवर्क इज वन विच contains one or more than one source of EMF along with the passive elements, फुल स्टॉप दे दीजिए। यानी एक्टिव नेटवर्क वो होगा जहां एक या एक से ज्यादा सोर्स ऑफ ईएमएफ को हम लोग लगाते हैं, किसके साथ? पैसिव एलिमेंट के साथ, ठीक है। हाँ बोलो। along with passive elements, along with passive elements, ठीक है। क्योंकि होगा क्या ना, आगे चल के आपको बताएंगे कि कहीं भी डायरेक्ट हम लोग सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी को नहीं दे सकते किसी नेटवर्क में। जैसे मान लो अगर ऐसे कर दिए ना, सोर्स ऑफ वैरिंग वोल्टेज लगा दिए और डायरेक्टली ऐसे जोड़ देंगे बिना किसी अदर पैसिव एलिमेंट के, तो ये सही नहीं होगा। इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। ये कंडीशन शॉर्ट सर्किट का हो गया, क्योंकि यहाँ हायर पोटेंशियल प्लेट और लोअर पोटेंशियल प्लेट को एक साथ एक कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया। इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, नेग्लिजिबल होता है, तभी तो ये कंडक्टिंग है, ठीक है। तो बहुत कम होता है, टेंड्स टू जीरो होता है। तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये आपके एक्टिव नेटवर्क का एग्जांपल है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्टिव नेटवर्क वो नेटवर्क होगा जहां एक या एक से ज्यादा सोर्स ऑफ ईएमएफ हो along with the passive element। जैसे ये पैसिव एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह नहीं काम करता है। रेजिस्टर एक पैसिव एलिमेंट है, इंडक्टर भी एक पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि इसकी खुद की सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती है। ये प्रोवाइडेड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस पे ये वर्क करता है, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस पे ये वर्क करता है। तो हो गया क्या, इस नेटवर्क को हम लोग एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कम से कम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट है along with the passive element। एक पैसिव एलिमेंट R लगा हुआ है, एक पैसिव एलिमेंट L लगा हुआ है। हो सकता है इन दोनों का और भी कॉम्बिनेशन होता, मान लो एक और L लगा हुआ रहता या एक कैपेसिटर भी लगा हुआ रहता, ठीक है। तो ये सारे क्या है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि इनकी खुद की कुछ अपनी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है ना, सपोज दैट ये जनरेटर से हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जनरेटर एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ एक्टिव एलिमेंट को हमने लगाया, यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ को हमने लगाया along with certain passive elements, तो ये मिलके आपका एक्टिव नेटवर्क बना। Is that clear? ठीक है। आगे अब लिख लीजिए नोड, आगे लिख लीजिए नोड, NODE, आगे लिख लीजिए नोड। नोड में लिख लीजिए इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट, इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट where two or more circuit elements, where two or more circuit elements are connected together, are connected together, ठीक है। तो नोड आपके सर्किट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स को एक साथ हम कनेक्ट करें। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लो, जैसे ये भी एग्जांपल था, आएंगे इस पे भी वापस। पहले एक और सेपरेट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज दैट आपको प्रोवाइड किया जाए एक बैटरी सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टर और मान लो 4-5 रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए। यानी सपोज दैट एक बैटरी सोर्स को हमने लगा दिया और इस तरह से अलग अलग रेजिस्टर हैं। ओके, तो यहां देख के बताइए कितने नोड्स होंगे। एक मान लो, चलो यहां पे रेजिस्टर दे देते हैं। सपोज दैट थोड़ा सा चेंज करके आई एम प्रोवाइडिंग हियर आल्सो अ रेजिस्टर,
ठीक है, अब बताइए यहाँ पे नोड्स कितने हैं। तो नोड्स का डेफिनेशन क्या है, जहां दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स को एक साथ कनेक्ट करें उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं। बताइए कितना नोड होगा, कितना, हाउ मेनी नोड्स आर हियर इन दिस सर्किट, टू, टू नोड्स है, 5 नोड्स है, यस 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 5 है। देखो यहाँ एक सर्किट एलिमेंट लगा हुआ है जो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ एक सर्किट एलिमेंट लगा हुआ है जो रेजिस्टर है। तो ये पॉइंट जो है ये भी एक नोड है, दैट इज नोड नंबर 1। यहाँ देखो यहाँ भी, यहाँ क्या था, 2 था, तो आपका डेफिनेशन में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स को जिस पॉइंट पे हम कनेक्ट करें उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ भी 3 सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है, तो कंडीशन ये 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा आपको मिल ही रहा है, तो एक नोड ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ आए, यहाँ भी देखो 2 सर्किट एलिमेंट्स को ये कनेक्ट कर रहा है पॉइंट, दिस इज थर्ड नोड। यहाँ क्या है, ये भी 2 सर्किट एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज योर फोर्थ नोड। ठीक है, और ये भी 2 सर्किट एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज योर फिफ्थ नोड। लेकिन इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, सपोज दैट इसको हम लोग ए बोल दे रहे हैं, ए को नोड की गिनती में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ए को नोड की गिनती में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बताइए सोच के। यस, बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, कंडीशन क्या था नोड का, कि ऐसा पॉइंट, नोड वो पॉइंट है जहां आपका 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हो। तो यहाँ देखो एक सर्किट एलिमेंट तो है ये वोल्टेज सोर्स, ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको डीसी वोल्टेज सोर्स आगे बताएंगे, इसको डीसी वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसमें कोई आपका सर्किट एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ कंडक्टिंग लाइंस है। ठीक है, सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स है, कोई सर्किट एलिमेंट हमने नहीं लगाया। जैसे यहाँ सर्किट एलिमेंट है ना रेजिस्टर, इधर सर्किट एलिमेंट है इंडक्टर कैपेसिटर, हमने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ यहाँ पे ये जो आपका लाइन है ये सिर्फ कंडक्टिंग वायर है। तो यहाँ एक ही सर्किट एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए ए पॉइंट इज नॉट अ नोड। तो इस सर्किट में कितने नोड्स हैं टोटल, इस सर्किट में 5 नोड्स हैं। ठीक है, इस सर्किट में 5 नोड्स हैं। इज दैट क्लियर?